नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक तिवारी स्वागत करता हूं आपका हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टेशन में। जी। तो दोस्तों आप जुड़े हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ और मैं हूं आपके साथ अनिल। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान हैं। दरअसल में हम अगर बात करें तो आज 25 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम है प्रातिज्ञ, और इस कार्यक्रम में बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं आज। और आपका जो परिचय है वो आप हैं प्रोफेसर हरविंदर सिंह, और आप ध्रुपद, ठुमरी, तराना, दादरा और भजन जैसी कई विविध शैलियों में आप पारंगत हैं। और वर्तमान में आप पीजी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ सेक्टर 11 में आप संगीत विभाग में प्रोफेसर हैं। तो इसके अलावा आप कई मंचों से आपकी प्रस्तुति भी आपकी रही हैं, और इसके आप कई तरह के सम्मान और पुरस्कार से भी आप सम्मानित रहे हैं संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। तो शायद पहले सवाल के साथ हमारे जो साथी हैं विनायक तिवारी जी। तो विनायक तिवारी जी। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, और आपको हमारा कैंपस कैसे खास लगा। यहाँ आके तो मैं तो उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आया हूँ, और हम इस देवभूमि के बारे में शुरू से ही बहुत हमारे मन में जिज्ञासा रही है कि हम वहाँ जाएं कभी। और क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है, बिल्कुल। तो यहाँ आना सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और वही मेरे लिए है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज ऐसा मौका मिला संगीत नाटक अकेडमी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से एक ऐसा एफर्ट्स किया है कि हमें यहाँ आने का अवसर दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वैसे भी हल्द्वानी हमें बड़ा जैसे जैसे हम एंटर करते गए हमें तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। हाँ, नेचर की और परमात्मा की खूबसूरती देख के। जी, क्या बात है। और सर आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कैसी लगी, कैसा लगा आपको कैंपस? कैंपस बहुत खूबसूरत है। हम ज्यादा तो नहीं, सुबह थोड़ा सा आगे किया और बड़ा अच्छा लगा। तो प्रोफेसर साहब, जैसे जो ये आयोजन है प्रातिज्ञ, इस आयोजन के बारे में आपके क्या अनुभव हैं, या फिर क्या आप कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में कि ये आयोजन क्या है, किस तरीके से ये आगे कार्य कर रहा है लगातार? देखिए, ये संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली का है अपना। उनका जो जिन कलाकारों को वो सम्मान करती है, तो उनके पहले इन्होंने परफॉर्मेंस रखी थी मैसूर में, मैं गाया। तो अभी इनका है जिसमें हमें अपने बारे में ज़्यादा बातचीत करनी है कि हमारे अनुभव उसके विषय के बारे में, संगीत के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के बारे में, कलाकार के इस जो है वो कैसे रहे हैं। तो अगर आपके अनुभवों की बात की जाए तो एक छोटा सा अनुभव या फिर आपका जो एक छोटा सा परिचय है वो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। तो जैसे आपका कहाँ जन्म हुआ, और इसके बाद जो आपका जो संगीत के साथ जो जुड़ाव रहा है वो कैसे रहा, या कैसे आपके जुड़ाव की शुरुआत रही और कैसे आपका जुड़ाव जो है आगे लगातार बढ़ता चला गया। जी जी, जन्म तो मेरा यमुनानगर हरियाणा में हुआ। तो हमारे पिताजी आर्मी के उसमें भी रहे, आर्मी में, और कीर्तनकार भी थे, तो कलाकार भी थे। तो संगीत का तो हमें वहीं से शुरुआत हुई हमारी, कीर्तन के रूप में। लेकिन वो अच्छे सीखे हुए थे, इस करके हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दी गाने की। लेकिन उसके बाद मैं कई लोगों से, बहुत बहुत लोगों से मेरी ये खुशकिस्मती रही कि बड़े बड़े अच्छे लोग मुझे सिखाने वाले मिले। और ये भी खुशकिस्मती होती है बड़ी। ये मुझे पंडित आत्म प्रकाश जी, सरदार सोहन सिंह जी से मिलने का, लेकिन सीखने का मेरा जो वो था वो पंडित आत्म प्रकाश जी से। श्री जगजीत सिंह जी थे, उस्ताद यूनुस हुसैन खान साहब मुख्य रूप से मेरे जीवन में आए। पंडित यशपाल जी आगरा घराने के, उनसे बहुत लंबे समय तक मेरी ट्रेनिंग हुई म्यूज़िक में। और बीच बीच में मेरा मार्गदर्शन श्री लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी ग्वालियर घराने वाले, उनसे भी होता रहा। दैन पंडित गोपाल कृष्ण जी विचित्र वीणा वाले थे, पंडित रविशंकर जी के शिष्य, उनसे भी मेरा हुआ, मार्गदर्शन होता रहा। दैन
एक बहुत अजीब वो थे। मैं क्रमेशन ग्राउंड में सीखने के लिए जाता रहा बहुत, जहाँ लोग डरते थे और घर भी नहीं था बताता, लेकिन वो बहुत बड़े उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब थे, उनके शिष्य थे। तो वहाँ भी मैं बहुत देर जाता रहा बिना बताए किसी को भी। तो वहाँ भी मैंने बहुत देर सीखा। जहाँ सभी डरते हैं क्रमेशन में, मैं वहाँ म्यूजिक की क्लास लगाने, क्या बात है। हाँ जी, तो मैं वहाँ सीखता रहा उनसे भी। सरदार त्रिलोचन सिंह जी थे, हाँ, जी, किराना घराने के। तो सर आज के मॉडर्न एज में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है? ये देखिए, ये महत्व तो इसका आरंभ से ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसका महत्व तो शुरू से रहा है, अभी भी महत्व वैसा ही है जैसा पहले था। इसमें क्योंकि इस कला को समझने के लिए, जिस कला के ऊपर इतनी मेहनत हो ना करने वाले की, उसको समझना भी उतना मुश्किल होता है। दो तरह का संगीत है, एक एंटरटेनमेंट के लिए है, एक जो संगीत है वो जब विद्या बन जाती है तो वो उसमें डिसिप्लिन म्यूजिक हो जाता है। तो ये शास्त्रीय संगीत, राग संगीत जो है, ये डिसिप्लिन्ड म्यूजिक है जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर श्रोतागण वैसे हैं, उनको समझ है इस बात की कि क्या होना चाहिए, जो कलाकार है क्या कर रहा है, तो वहां से उसका मापदंड निश्चित होता है। अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिए लोग काफी सीखते हैं, करते हैं। तो और टेक्नोलॉजी और एआई के एज में इसकी रिलेवेंस कैसे बढ़ रही है? देखिए सर, यूट्यूब के ऊपर बहुत करने के लोगों को इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है बच्चों में, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, वहाँ आके थोड़ी सी नजर आती है कि मुश्किल होती है। अगर इसको मीडिया ये सारा अप्रिशिएट करेगा, लोगों के सामने लेके आए बार बार, तो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, उसको समझाएं। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी हमें लग रहा है कि मुश्किल आ रही है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। हाँ, अभी मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ तानसेन संगीत समारोह में, वहाँ बड़ा खुशी हुई इस बात की कि जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ सभी गांव थे, और गांव से कम 800-900 या 1000 के करीब हो गए। सारा गांव बंद थे और सभी लोग वहाँ सुनने के लिए आए। और उसके बाद वो बूढ़े एज लोग थे बड़े, और वो 90 साल के, वो पाँव को हाथ लगा रहे हैं, कुछ नहीं, किसी को उनको कोई वो नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ वो पाँव को हाथ लगा गए। तो उससे वहाँ लगा जाके कि यहाँ की सरकार ने बहुत काम किया है इन्होंने। और वहाँ गांव में पता लगा कि वहाँ ध्रुपद केंद्र खोल रखा है उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो ये वहाँ की सरकार का रहा, जो बाकी लोगों को भी इनिशिएटिव करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। जैसे प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि लोक संगीत भी शास्त्रीय संगीत का ही एक हिस्सा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस संबंध को आप किस तरीके से देखते हैं, जो लोक संगीत है और साथ में शास्त्रीय संगीत है? नहीं, देखिए, संगीत है, उसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक आध्यात्मिकता की ओर लेके चलता है एक। तो ये जो लोक संगीत है, ये लोगों का है। कोई शायर, कोई कुछ नहीं पता लगता, लेकिन लोग बहुत आनंद लेते हैं और गाते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से नज़र आता है, लेकिन यह है कि क्लासिक फॉर्म में आ जाता है। उसका स्वर की बारीक से बारीक स्थिति क्या हो सकती है। मैं आज कोशिश करूंगा आपके इस सवाल से कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आज के उसमें क्या कर पाऊँ बात। तो वो सिर्फ ये है कि वहाँ स्वर की बहुत बारीक स्थिति, रागों की एक डिसिप्लिन्ड जो म्यूजिक है, वहाँ डिसिप्लिन नहीं है। लोक संगीत में कोई भी गा सकता है, कैसा भी उठ के जैसा मर्जी। यहाँ हर एक नहीं गा पाएगा। यहाँ राग है, उसकी एक स्थिति है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा। तो वहाँ जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बाकी संगीत के स्वर सब कुछ वही है जी। सर, कितनी साधना की मांग करता है शास्त्रीय संगीत? कितना अभ्यास चाहिए? ये जितना कर लो और जितना समझ आ जाए, उसके बाद ये लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ।
इस उम्र में आप कितना अभ्यास करते हैं? मैं देखिए, हम बंद कमरों में ही हमारी जिंदगी निकल गई ही है। हम कभी घूमने फिरने के लिए नहीं गए। शाम मोबाइल भी बंद रहता है, 6 से 8 तक, 8:15 तक हम अपनी डेली पिछले 40-45 साल से प्रैक्टिस है। सुबह चाहे जैसी मर्जी हाल, तो कभी तबीयत नहीं ठीक लेकिन डिसिप्लिन में है तो उठेंगे ही उठेंगे और बैठेंगे भी बैठे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सुबह 5 बजे बैठ जाते हैं और करना जीवन में ये 5-6 घंटे। और इसके अलावा ये अब तो ये समझे कि सारा दिन निकलता है इसी में, क्योंकि जब आपका चिंतन, आपके विचार हर वक्त उसमें रहते हैं, आप हर वक्त सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो आप ये समझिए कि सारा दिन ही उसके साथ है। लेकिन 5-6 घंटे जरूर निकाल लेते हैं आज भी अपने उसके अभ्यास के लिए। ऐसा जैसे सिख धर्म में आपका गुरबानी आप लोग पढ़ते हैं, तो उसका भी कोई रोल रहा है आपको ये गीत संगीतकार बनाने में, शास्त्रीय संगीत की तरफ पढ़ाने में? जी जी जी, मैं बताया ना शुरू में, पिताजी कीर्तनकार थे। हाँ, तो वही करीब वो माहौल मिला तो वहाँ से आगे बढ़े। माहौल भी मिला, जी जी। तो सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि अगर आज किसी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर अपना करियर की शुरुआत करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो जैसे ये आज का प्रोग्राम है ना, प्रतिज्ञा, पहले तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मुझे करना है। फिर ये सोच के नहीं कि मुझे क्या होगा, क्योंकि आज की ये मुश्किल हो गई है कि हमारा जितना टीचिंग है सब कुछ वो जॉब ओरिएंटेड हो गई है। हाँ। ना? तो अगर ज्ञान ओरिएंटेड हो फिर और बात होगी। तो अगर जॉब ओरिएंटेड है तो फिर तो देखिए, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाले, लेकिन स्कोप अभी भी बहुत बहुत कुछ है। मीडिया में है, टीचिंग में है, लोग सीखने वाले बहुत हैं हमारे, तो बहुत बहुत अर्निंग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए तो सारी दुनिया है भरी, उसमें करते हैं ना। लेकिन शास्त्रीय संगीत में अगर आप बात करें तो वहाँ थोड़ा जरूर है मुश्किल, हर एक के लिए नहीं। साधक को साधना करनी पड़ती है, ये सोच के नहीं कि क्या होगा, मेरे आगे बहुत कुछ होगा, मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। करें, लेकिन बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जो शास्त्रीय संगीत है एक साधना इसके लिए करनी रहती है, या फिर ये कहें कि बहुत आपका समय लेता है, क्योंकि आपको काफ़ी रियाज करना होता है इसके लिए लगातार। तो जैसे अगर हम बात करें आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो चल रही है युवा पीढ़ी आज के दौर में, तो इस युवा पीढ़ी को किस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से शास्त्रीय संगीत में फिट बैठते हैं? देखिए, अगर जैसी है सिचुएशन, उसमें तो यही संगीत है जो इंसान को इंसान बना देता है। ना इसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, कोई कुछ नहीं है। ख़त्म हो जाता है सारा कुछ, स्वर सब कुछ ख़त्म कर देता है। और गुरु नानक ने जो संगीत का दिया था इतना, उसको गुरु ग्रंथ साहब पूरा उसमें है, तो उनका मेन यही था कि ये संगीत है एक जो सारी दुनिया से बिल्कुल अलग करके रख देगा और सारी दुनिया को एक कर देगा सारी उसको। तो इस करके अभी भी जितना हो सके, मैं तो ये कहूँ कि सरकारों को सभी को इस और बहुत ध्यान देना चाहिए। यही है जो बिल्कुल उनको सुख शांति देगा और माहौल भी बड़ा अच्छा। अगर सभी लोग, आप भी देखते होंगे, जो संगीत सीखने वाले होते हैं वो आपको किसी उसमें नहीं मिलेंगे, किसी एक्टिविटी ऐसी में किसी में। तो इसका तो बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए या बच्चे करें, आजकल के टाइम में मुश्किल हुआ पड़ा है बहुत, क्योंकि मोबाइल ने और एआई ने बहुत कुछ। तो प्रोफेसर साहब, काफ़ी बातें आज हमारी इस बातचीत में रही हैं और काफ़ी जानकारी आपने हमारे सामने और हमारे श्रोताओं के सामने रखी है। तो एक बार चलने से पहले अगर आपको लगता हो कि कोई ख़ास बात जो इसमें छूट रही हो और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए थी, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। नहीं, मैं तो इतना ही कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी भी संगीत विषय के ऊपर, और बाकी जो उत्तराखंड में भी जितना हो सकता है प्रचार और प्रसार दोनों, आप संगीत के लिए जितना कर सकते हैं उतना करिए। हम तो यही चाहते हैं कि सारी दुनिया में संगीत हो, सारी दुनिया सुख शांति से बैठे और सब तरफ प्रेम प्यार का विस्तार हो, तो और दुनिया खूबसूरती से जिए
और फिर आनंद ले आपके देवभूमि का भी आके देखे कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, कैसी कैसी है। चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये अवसर दिया मुझे यहाँ आमंत्रित कर।